Hello dear students, how are you? I welcome you to Purnia live classes. Dear students, I am your English tutor and my name is Rabbani. प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर की दुनिया का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते। इसको आप जितना से जितना आप सॉल्व कीजिएगा, जितना से जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीपोजिशन पे उतना ही कमांड होगा। क्योंकि हम लोगों ने नरेशन पढ़ा था, वहाँ पे रूल्स था। वॉइस पढ़ा हम लोगों ने, वहाँ पे रूल्स था। तो एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इन प्रीपोजिशन देयर इज़ नो पार्टिकुलर रूल। तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जो बेसिक प्रीपोजिशन है ना, जिससे कि आपका एक बेस, एक कंसेप्ट तैयार हो, इन सब प्रीपोजिशन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पेन पेपर लेके बैठिए। प्रीपोजिशन का कंफ्यूजन अभी आपका दूर होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन, इसका कोई डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन समझिएगा, है ना, एग्जांपल को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, फिर भी डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन जो है ना, किसी भी सेंटेंस में नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का एक क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है ना, क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है। किससे भाई? उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, तो आप चाहिएगा कि हम डेफिनेशन याद कर लेंगे तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात और है, दूसरी बात, एक बात याद और रखना है आपको कि अभी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझ में आएगा, लेकिन आपको थ्योरी इस चीज़ को समझ जाइए। क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन के बाद जो प्रयोग होगा, जो नाउन प्रयोग होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। याद रखिए, क्या बोला मैंने? प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन या जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये क्या होता है अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसी वजह से क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आएगा आपका। अब देखिए, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन को समझिए कि द बुक इज ऑन द टेबल। क्या लिखा गया है? द बुक इज ऑन द टेबल। एक सेंटेंस है, तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है? ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तो इसमें देखिए, द बुक जो है ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है, ये जो ऑन वर्ड है, यही हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वाक्य के दूसरे वर्ड के साथ बताता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इमेज में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है बुक है। ठीक है, इस टेबल में क्या है? बुक रखी हुई है। अब बुक है कहाँ पे भाई? टेबल में है। तो अब जो ये बुक और टेबल के बीच में कहाँ है? टेबल के ऊपर में है या टेबल के नीचे है या टेबल के साइड में रखा हुआ है ना, या फिर टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है या फिर टेबल में है, कहाँ है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर सपोज कीजिए, अगर यहाँ से हम ऑन को हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाए? द बुक इज द टेबल। तो क्या ये है ना, क्या यहाँ पे बुक और टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए कोई वर्ड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? और मीनिंग भी इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे द बुक इज टेबल, कोई मीनिंग नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पे एक वर्ड आ जाता है, प्रीपोजिशन। क्या आ जाता है भाई? प्रीपोजिशन ऑन आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑन आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ, इस टेबल का इस बुक के साथ, है ना, यानी इस टेबल का इस बुक के साथ क्या बता देता है? एक रिलेशन बता रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यही रिलेशन बताने के लिए कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं यही लिख दूं कि द बुक इज, क्या लिखा मैंने? अंडर द टेबल। इसका मतलब हुआ कि ये बुक अब जो है वो कहाँ आ जाएगा भाई? अंडर द टेबल। यहाँ आ जाएगा, है, अंडर द टेबल आ जाएगा, टेबल के नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर टेबल के बगल में रखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी, कोई बच्चा खड़ा हुआ टेबल के बगल में, ठीक है, यहाँ बिसाइड द टेबल की, टेबल के बगल में है ना, कोई बच्चा है या टेबल के नीचे छिपा हुआ है, टेबल के नीचे फिर छिपा हुआ है, तो द बॉय इज अंडर द टेबल। समझ पा रहे हैं बात को? अब ये बच्चा यहाँ टेबल पे खड़ा हो जाएगा। आप लोग भी बचपन में खड़े हो गए होंगे टेबल में, यहाँ खड़ा हो जाएगा तो द बॉय इज ऑन द टेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो कहीं ना कहीं क्या बताता है, एक नाउन का उस सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, उस वाक्य में और वर्ड के साथ उस या नाउन प्रोनाउन का क्या बताता है? रिलेशन बताता है। समझ पा रहे हैं बात को? अब जैसे देखिए एग्जाम्पल और दिया हुआ, क्या लिखा हुआ? आई एम गोइंग विथ हर। समझ पा रहे हैं बात को? अगर यहाँ से विथ को हटा दें, विथ को हटा दें, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग हर। तो बताइए ये कोई सेंटेंस होगा? आई एम गोइंग हर, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। अगर यहीं पे हो जाएगा आई एम गोइंग विथ हर, तो अब ये हर का इस
आई से रिलेशन बता रहा है, हर जो है कि हमारा प्रोनाउन है, हर क्या है भाई प्रोनाउन है, समझ पा रहे हैं बात को, और आई भी क्या है हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है हमारा यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यह तो विथ जो है प्रीपोजिशन आ गया, और हर जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो ये विथ आ करके इस हर का इस आई से क्या बना दिया, एक रिलेशन को क्रिएट कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन जो है वो क्या करता है भाई, क्या करता है, वो एक रिलेशन को क्रिएट करता है। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अब एक एग्जांपल को समझते हैं हम लोग आगे की चीज़ों को। कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे क्या लिखा गया यहाँ पे, एट और इन का प्रयोग करने के लिए सीखेंगे कि एट का यूज़ कहाँ करेंगे और इन का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए चाहे एट हो या इन हो, अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है मैं। क्या मतलब होता है, मैं। तो आप चाहिएगा कि सिर्फ एट और इन का मतलब मैं पढ़ लेंगे तो हमारा प्रीपोजिशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, और एट को पर भी लिखा जाता है। तो आपको हिंदी के भरोसे में नहीं रहना है, प्रीपोजिशन में खासकर इसका यूज एप्लीकेशन सीखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, इन जो है ना वो क्या होता है, बड़े स्थान। समझिएगा ध्यान से, अब एग्जांपल में समझ में आएगा। इनका यूज कहाँ करेंगे, लार्ज प्लेस यानी लॉन्गर प्लेस के लिए करेंगे, जैसे कि कोई महादेश हो गया, देश हो गया, ठीक है, या राज्य हो गया, या कोई बड़ा शहर हो गया, उनके नाम के पहले किया जाता है किसका, इनका प्रयोग। लेकिन एट का जो प्रयोग होगा वो मैं के अर्थ में कहाँ होगा, स्मॉलर प्लेस, छोटे जगह, है ना, छोटे जगह के साथ किया जाता है, जैसे कि कोई मोहल्ला, गांव, कस्बा, इस तरह के साथ। ठीक है, समझ पा रहे बात को। अब यहाँ पे एक पोजीशन ये, अब एक बात ये भी समझ सकते हैं, सर हम कैसे इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कोई बड़ा शहर है या कोई छोटा शहर है तो मेजरमेंट करेंगे तभी तो हमारा एट और इन का प्रयोग करेंगे। तो आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे यूज करेंगे भी हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। समझ पा रहे बात को। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है कि कोई कह रहा है कि आई लीव, समझ पा रहे बात को, ये एक स्टूडेंट है ना, ये एक स्टूडेंट है, ये अपने दोस्त से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, ये अपने दोस्त से बात कर रहा है, ये इनसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि आई लीव, कहाँ भाई मैं रहता हूँ, कहाँ, दिल्ली में। समझ पा रहे बात को। अब यहाँ पे दूसरा, जैसे ही ये बोला आई लीव, ये जैसे ही बोला आई लीव दिल्ली, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके बात को काट दिया। क्या किया, काट दिया। क्यों काट दिया, कि क्या कह रहा है कि भाई दिल्ली जो है छोटा मोटा शहर नहीं, ये बड़ा शहर है। क्या है, बड़ा शहर है। तो इसके साथ एट का यूज नहीं करो, बल्कि किसका यूज करो, इनका यूज करो। क्यों भाई, क्योंकि हमारा क्या लिखा हुआ है, जो लॉन्गर प्लेसेस है, जो बड़ा शहर या बड़ा राज्य है, उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। समझ पा रहे बात को, है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर, यहाँ क्या लिखा गया, एशिया। आपको पता है एशिया एक महादेश का नाम है। समझ पा रहे बात को। तो किसी भी महादेश के नाम के पहले क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब देखिए यू लिव इन पूर्णिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ कीजिए, पूर्णिया है, ठीक है, पूर्णिया एक बहुत बड़ा शहर, एक बहुत बड़ा शहर है, कहीं डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आपका वो एरिया है जहां पे आप रहते हैं। जैसे देखिए पूर्णिया जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आपको पता है। अब पूर्णिया में एक छोटा सा कॉलोनी है जिसका नाम है माधवपारा। तो ऐसे सिचुएशन में जब बड़ा प्लेस और छोटा प्लेस हो गया, पूर्णिया जो है माधवपारा के कंपैरिजन में क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो जो बड़ा प्लेस होगा उसके साथ इन लगा देंगे, जो छोटा प्लेस है उसके साथ क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। समझ रहे बात को। जैसे देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं आई लिव इन, ठीक है, आई लिव इन पूर्णिया। ठीक है, आई लिव इन पूर्णिया, मैं पूर्णिया में रहता हूं। अब पूर्णिया में कहाँ, आपको किसी ने पूछ दिया भाई पूर्णिया में कहाँ, तो आप वो बोल देंगे एट लाइन बाजार, एट लाइन बाजार। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक ही प्लेस बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। आई लिव इन पूर्णिया, ये भी सही है। अगर कोई बोला आई लिव एट पूर्णिया, ये भी सही, स्पोकन में ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आप बड़ा प्लेस और छोटा प्लेस दोनों को एक साथ अगर बोल रहे हैं तो बड़ा प्लेस के साथ इन लगा देंगे और छोटा प्लेस के साथ क्या लगा देंगे, एट का यूज कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। अब जैसे देखिए ये जो पॉइंट अभी पढ़ने जा रहा है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका। क्या लिखा हुआ, विलेज के पहले इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर विलेज का नाम दिया रहे तो फिर हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। पॉइंट को समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए विलेज वर्ड रहे, यहां पे क्या लिखा हुआ, विलेज। यहां कह रहा दे लिव इन विलेज, वो लोग गांव में रहते हैं। बट विच गांव,
तो यहाँ पे पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। तो विलेज वर्ड के साथ, कौन सा वर्ड के साथ, अगर वर्ड अगर आपका विलेज हो जाए तो विलेज के साथ क्या लग जाएगा भाई, इन लग गया। समझ रहे हैं बात को, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर पार्टिकुलरली अगर विलेज का नाम ही दिया रहे भाई, है ना, कोई विलेज का नाम ही दिया रहे, विलेज का नाम जैसे कोल्हापुर होता है और कुछ होता है और कुछ होता है, मेरा विलेज है, मेरा विलेज का नाम है ज्ञानडोब, क्या नाम है, मेरा विलेज का नाम है ज्ञानडोब। तो विलेज वर्ड अगर आ जाएगी तो इन लग जाएगा। अगर विलेज का पार्टिकुलर नाम आ जाता है तो वो कहाँ क्या हो जाएगा, उसके साथ एट हो जाएगा। सपोज कीजिए मुझसे कोई पूछेगा कि वेयर डू यू लिव, आइदर इन टाउन और इन विलेज, कि आप कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आई लिव इन विलेज। क्या कहूँगा मैं, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। समझ रहे हो बात को। अगर मुझे कोई कहेगा कि वेयर डू यू लिव, इन पूर्णिया और इन योर विलेज, तो मैं क्या कहूँगा, आई लिव एट ज्ञानडोब। क्या कहूँगा, आई लिव एट ज्ञानडोब, मैं अपने गांव में रहता हूँ। तो पार्टिकुलर गांव का नाम दिया रहे तो फिर हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, सी लीव्स डैश कोल्हापुर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन, यहाँ पे आ जाएगा ऑन, यहाँ पे आ जाएगा एट, ठीक है, और यहाँ पे आप दे दीजिए ऑल ऑफ दीज। आपको कहेगा करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आपको समझ में आ रहा है ये जो कोल्हापुर है ये कोई बड़ा कोई शहर नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ अ विलेज। ये किसका नाम है, विलेज का नाम होगा कहीं ना कहीं, कोल्हापुर, सोनापुर, इस तरह की चीज़ें रहेगा, है ना। तो एग्जाम में जो था वो कोल्हापुर नहीं बल्कि क्या था, सोनापुर था। क्या था, सोनापुर था। भाई सोनापुर कहीं ना कहीं विलेज का नाम पता चल रहा है हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, एट का यूज़ कर देंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्या समझे, यहाँ पे विलेज वर्ड रहेगा तो उसके साथ इन, अगर विलेज का नाम रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन, किसके बारे में, इन के बारे में अब समझते हैं, ठीक है। इन का जो यूज करेंगे, पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन का जो पार्ट है। भाई दिन कई पार्ट में होता है, सुबह होता है, शाम होती है, दोपहर होता है, रात होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, ठीक है। इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना, इन सभी वर्ड के साथ इन का यूज करें। आप यूँ समझ लीजिए, एट जो है ना कहीं छोटी चीज़ों को दर्शाता है, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट रख सकते हैं, और इन जो है कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को दर्शाता है। अभी चीज़ें आपको और क्लियर होगी आगे। जैसे देखो मॉर्निंग एक लंबे समय तक चलता है भाई, अगर 6 बजे मॉर्निंग हुई तो वो 10 बजे तक, कहीं ना कहीं 10 बजे चला। अगर कोई 6 बजे जगा तो उसका मॉर्निंग 6 बजे हुआ, कोई 10 बजे जगा तो उसका मॉर्निंग 10 बजे हुआ, कोई 4 बजे ही जग गया तो उसका मॉर्निंग 4 बजे हुआ। समझ पा रहे हैं बात को। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है। तो लॉन्ग पीरियड जनरल कंसेप्ट में मैं बता रहा हूँ, किताबी भाषा नहीं। तो एक लॉन्ग कंसेप्ट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कहीं ना कहीं दिख जाएगा तो वहां पे आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, हम लोग इन का यूज करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। जैसे देखिए, दे केम टू मीट मी, वो लोग मुझसे मिलने आए, कब भाई, रात में, ठीक है। तो क्या लिखा गया, एट द नाइट। समझ रहे हो बात को, एट द नाइट का यूज किया गया। तो नाइट जो है ये क्या है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहां पे हम लोग एट द नाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, किसका करेंगे, दे केम टू मीट मी इन द नाइट। ये हमारा सही होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि नाइट के साथ तो एट का इस्तेमाल करते, इन का इस्तेमाल कब से होने लगा भाई, है ना। नाइट के साथ इन का इस्तेमाल कब से होने लगा। अब इस बात को समझिए क्या होता है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है कि नाइट के साथ इन कब लगाते हैं और नाइट के साथ एट का यूज कब करते हैं। अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। हालांकि नाइट के साथ जो है एट का ही यूज होता है, लेकिन उसका किस सेंस में होता है आप समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इन द नाइट, किसी निश्चित रात। समझ रहे हैं बात को, किसी निश्चित रात के लिए यूज किया जाता है। किसी निश्चित रात क्या, अब इस बात को समझिए। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं यहां पे रोहन, ठीक है, रोहन ऐसे समझिए, आई स्टडी एट नाइट। समझ रहे हैं बात को।
आई स्टडी एट नाइट। अब जैसे देखिए यहाँ पे ही लेफ्ट द हॉस्टल इन द नाइट। अब ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझिए। पहला जो सेंटेंस है आई स्टडी एट नाइट, ठीक है, यहाँ नाइट के साथ किसका इस्तेमाल किया गया है? एट का इस्तेमाल किया गया है। नाइट के साथ यहाँ किसका इस्तेमाल किया गया है? एट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या नाइट के साथ किसका इस्तेमाल किया गया है? इन का इस्तेमाल किया गया। बात समझ, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्या, अगर आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं, मतलब यहाँ क्या बता रहा है? ये बता रहा है हैबिचुअल एक्शन। क्या बता रहा है? हैबिचुअल एक्शन, कि भाई मेरी हैबिट है कि मैं रोज रात में पढ़ता हूं, दिन में नहीं पढ़ता हूं। समझ रहे बात को? जैसे आप देखे होंगे ट्रक वगैरह के पीछे लिखा रहता है यूज डीपर एट नाइट, वहां इन द नाइट नहीं रहता कि यूज डीपर एट नाइट, जो डीपर लाइट जो दिखाया जाता है ना, तो नाइट में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खास रात को नहीं, मतलब वो हैबिचुअल एक्शन है, रात में डीपर का यूज करना, ये हैबिचुअल एक्शन है। तो जब हैबिचुअल एक्शन शो करना हो तो नाइट के साथ क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई एक ही चीज को दर्शाना हो तो फिर नाइट के साथ क्या लगाएंगे? इन का यूज करेंगे और द लगाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चा हॉस्टल में रहता था, ठीक है, और वो अचानक जो रात है, जो बीती रात, उस रात को उन्होंने क्या कर दिया? हॉस्टल छोड़ के चला गया। तो सब बोल रहा है भाई कब गया वो हॉस्टल? ही लेफ्ट द हॉस्टल इन द नाइट, कि वो रात में गया। मतलब कौन वाली रात? जिस रात को वो गया। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से हम लोग इन द नाइट का इस्तेमाल करेंगे। इन द नाइट का मतलब कोई स्पेसिफिक रात हो जाएगा, और एट नाइट मतलब कोई भी जनरल रात, मतलब क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन में वो चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं आपको? अब देखिए यहां क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ? एट का जो यूज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एट का जो यूज है क्या लिखा गया है, पढ़िए। एट का प्रयोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा था ना भी एक शॉर्ट पीरियड वाली जहां भी बात होगी वहां पे एट का, मतलब एक जनरल कंसेप्ट बना सकते हैं। शॉर्ट पीरियड जहां होगा एट लगाएंगे, और जहां लॉन्ग पीरियड कहीं कहीं दिखेगा तो वहां पे हम लोग इन का कंसेप्ट जोड़ेंगे। जैसे देखिए छोटा है ना, दिन, छोटा सा, यानी दिन समय की छोटी अवधि, दिन समय की छोटी अवधि। जैसे छोटी अवधि क्या? डाउन हो गया, डे ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया है, नून हो गया, मिडनाइट हो गया। भाई ये दिन का क्या है? एक छोटा सा अवधि है। जैसे देखिए डे ब्रेक, डे है ना, डे ब्रेक या डाउन क्या बोलते हैं जिसको, है ना, छोटा अवधि। और क्या है? डे ब्रेक, जब सुबह क्या होता है? जब धरती पे सूरज की पहली किरण आती है ना, टाइम रहता है ना, आप देखे होंगे गुरूब आफ्ताब, तुलु आफ्ताब, सूर्यास्त का समय है ना, और सूर्योदय का समय फिक्स रहता है ना। सपोज कीजिए अगर सूर्योदय का समय 4:50 में है तो ये एग्जैक्ट टाइम हुआ ना, एक छोटा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। समझ बात को? ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, है ना, डाउन हो गया। जैसे सनराइज, सूर्योदय का समय है ना रहता है, सपोज कीजिए 4:32 में सनराइज का टाइम रहता है। नून दोपहर एकदम कितना मिनट रहता है? जब पूरी 12 बजता है ना, 0 आवर ऑफ द डे और 0 आवर ऑफ द नाइट, क्या होता है? पूरी 12 बजता है, वो कितना रहता है? महज 1 मिनट ही तो रहता है ना। मिडनाइट, जब पूरी रात में 12 बज जाता है, मिडनाइट कहलाता है वो कितना देर रहता है? 1 मिनट ही तो रहता है। लेकिन मॉर्निंग क्या रहता है? सुबह अगर 5 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग ही रहता है। समझ पा रहे हैं बात को? कैसे? अगर आप 11 बजे दुकानदार के पास आप जाइएगा उधारी मांग लेने के लिए, क्या कहेगा? सुबह सुबह उधारी लेने आ गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे तो 11 तो बज गया, लेकिन है तो उसके लिए सुबह ही ना, चूंकि उन्होंने अभी शॉप पे आया है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों? एट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड रहेगा ना, डाउन रहेगा, डे ब्रेक रहेगा, है ना, सनराइज रहेगा, नून रहेगा, मिडनाइट रहेगा, इन सब के साथ हम लोग यूज करेंगे एट का। अब जैसे देखिए आप ट्रेन आपकी आने वाली है 7:45 में, क्या लिखा? द ट्रेन विल स्टार्ट। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, 7 बजे बैठ गए हैं, 7:45 में स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा? देखिए एग्जैक्ट टाइम है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि भाई 7:45 जैसे ही होगा ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई 7:46 में आता है तो उसे प्लेटफॉर्म में ट्रेन नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो जा चुका होगा तब तक। तो एग्जैक्ट टाइम है, क्या है ये? एग्जैक्ट टाइम है। तो इसके साथ क्या यूज किया गया है? यहाँ पे एट का यूज करके, इनका यूज नहीं कर सकते यहाँ पे,
क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं, शॉर्ट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट क्या है, सी विल मीट मी, वह मुझसे मुलाकात करेगी क्या भाई, सनराइज के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में। सूर्यास्त के टाइम में जो समय रहा था भाई 6:31 का टाइम है तो उसी वक्त आना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है सूर्यास्त होने में। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो है एट का जो यूज है वो क्या है, एज बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो ठीक है, तो इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कैसे। अब जैसे देखिए इसको क्या होगा, एज बताने के लिए कैसे, ही डाइड, उसका देहांत हो गया भाई एट द एज ऑफ 32 के एज में उसका क्या हो जाता है, देहांत हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एज बताने के लिए वो 32 की उम्र में दुनिया छोड़ के चला गया। जैसे देखिए आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है, एट द एज ऑफ 24। क्या लिखा गया है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 24, कि मैंने 24 की उम्र में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा, सी लेफ्ट द कॉलेज, वो कॉलेज छोड़ करके चली गई एट 20, मतलब 20 की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो कॉलेज छोड़ करके चली गई। समझ पा रहे हैं बात को। तो एट का यूज, नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, एज बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एट का जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है, एट का प्रयोग देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमत बताने के लिए, रेट बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या बताने के लिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बताने के लिए, प्राइस, रेट, ठीक है, या फिर स्पीड, यानी चाल बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल में नीचे लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है कि आई गॉट दिस बुक, भाई मैंने ये किताब खरीदा, गॉट मतलब ये खरीदने के बारे में बात हो रहा है, 500 रुपये में। तो क्या लगा, एट 500 रुपीज, कि मैंने इसे 500 रुपये में खरीदा। समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या लिखा गया, एक एग्जांपल और है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, क्या लिखा गया, द कार वॉज फुल स्पीड, क्या लिखा है यहाँ पे, एट का यूज किया गया है, द कार वॉज एट फुल स्पीड, कि मतलब गाड़ी जो थी वो फुल रफ्तार में थी। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज किया गया, एट का यूज किया गया। अभी पढ़े थे हम लोग जैसे डेफिनेशन की रिलेशन बताता है, अगर यहाँ पे एट का यूज नहीं करेगा तो कार और स्पीड के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखिए यहां प्रीपोजिशन, देखिए ये एक प्रीपोजिशन का बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगी ज्यादातर। क्लियर है, देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रीपोजिशन का, परमानेंट एक्शन या फिर कोई प्रोफेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। ठीक है, बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे देखिए कोई लेडी बोले माय हस्बैंड इज इन आर्मी, कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो भाई एक प्रोफेशन है ना, उसके लिए क्या किसका यूज किया गया, यहाँ पे इन का यूज किया गया है। समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट इन का यूज क्या है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। क्या भाई पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसे ही विल कम हेयर, वो यहाँ आएगा, क्या लिखा गया, अ मंथ, मतलब इन अ मंथ, मतलब एक महीने में यहाँ वो आ जाएगा, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। दे वेंट टू दिल्ली इन मार्च, है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है कि वो लोग दिल्ली जाएंगे, मार्च में जाएंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए मार्च है, पूरे महीना है, एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ना, इन अ मंथ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने आपको शुरू में कहा था इनका जो जनरल कंसेप्ट है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट का जो यूज है ये इंपॉर्टेंट है। एट का प्रयोग लक्ष्य बताने के लिए निम्नलिखित वर्ब के साथ किया जाता है। जैसे देखिए लुक के साथ एट लगाएंगे, लाफ एट किसी पर हंसना, स्माइल एट किसी को देख करके मुस्कुराना, है ना, एम करना किसी पे निशाना लगाना। अभी एग्जांपल के देखेंगे, किक मतलब क्या होता है, पैंट से लात से मारना किक होता है ना, शूट, है ना, आपने एक मूवी भी देखा शूट एट वाडला, है ना, तो यहाँ पे शूट होता है, शूट करना किसी को। तो ये सब, इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे देखिए ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा था,
तो लुक के साथ क्या लग गया है, एट का यूज कर दिए यहाँ पे हम लोग। ये सब फ्रेजल है, आपको याद करना है, ठीक है। सी लाफ्ड एट द बेगर, वो भिखारी पर, बेगर पर हंसा। लाफ के साथ एट का यूज किया गया। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। जैसे देखो, सोनम स्माइल्स एट रोहित। क्या मतलब हो गया इसका, कि जो सोनम है वो रोहित को देख करके मुस्कुरा रही है, रोहित पर मुस्कुरा रही है। तो स्माइल के साथ क्या लगा, एट लगा। भाई इस जब मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इनमें से इनमें से ये जो सोनम है वो सब पे नहीं, बल्कि कौन, ये जो रोहित है इस पे देख, इसको देख के मुस्कुरा रही है। समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं एम है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पॉइंट है। इसके साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। इतने सारे लोगों में से किस पे है ना, इस पे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, तो इसकी वजह से क्या लगाता है, एट का यूज करता है। अब एक पॉइंट और है, डिफरेंस है एट और इनटू, ठीक है। क्या होता है एट और इनटू, इनटू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप इसको समझिए, ठीक है। किसी चित्र नहीं बल्कि किसी चीज लिखा गया है ना, किसी वस्तु है ना, किसी चीज के अंदर स्थिरता यानी फिक्स हो, जो चीज क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, मोशन में नहीं हो, के लिए इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन मोशन बताने के लिए, स्पीड, गति बताने के लिए का भाव व्यक्त करने हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज रीडिंग रूम, यहाँ क्या लिखा है, इन, कि भाई कोई भी स्टूडेंट है वो अपने रूम में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अपने एक जगह फिक्स होकर के बैठ करके अपना पढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, ही जम्प्ड द रिवर। अब जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, है ना, जैसे आप इमेज में देखिए, इनटू का जो यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं क्या बताएगा, हमारा मोशन बताएगा, यानी स्पीड बताएगा। अब जैसे देखिए, ये दोनों बच्चा है ना, गड्ढा में क्या हो रहा है, वो लोग कूद रहे हैं। तो यहाँ पे था वो लोग खड़ा होकर के, ठीक है, ये लोग कहाँ था, यहाँ खड़े होकर के था। अब यहाँ ये लोग कूद कर आ रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है। तो जंप कर रहा है तो इसका मतलब जंप के साथ क्या आ रहा है, हमारा स्पीड आ रहा है, मोशन आ रहा है ना, मोशन आ रहा है। तो स्पीड और मोशन के साथ जब भी वाली बात होगी, है ना, सेंस जब भी आएगा, उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, इनटू का यूज करेंगे। समझ रहे बात को। जैसे देखिए यहाँ पे जंप कर रहा है, तो इसी वजह से जंप मतलब ही मोशन दिखा रहा है, इसी वजह से क्या आया, ही जंप्ड रिवर। समझ रहे बात को, मतलब ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊंचाई पे खड़ा है, ये कोई बच्चा खड़ा है यहाँ, और यहाँ पे वो जंप करेगा तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, क्या दिखाएगा, वो स्पीड दिखाएगा। तो स्पीड दिखाएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, जंप इनटू द रिवर। जंप का है ना, सॉरी, इनटू का ना एक यूज और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का है ना का प्रयोग, रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन मतलब क्या हुआ, फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। जैसे आप मिल्क रखते हैं, है ना, तो मिल्क रखे, ठीक है, प्रोसेस में, उसके बाद फिर वो मॉर्निंग तक में क्या बन गया, कर्ड यानी दही बन गया। मतलब मिल्क एक अलग फॉर्म में है और कर्ड यानी दही एक अलग फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। तो रूप परिवर्तन के लिए भी हम लोग, अवस्था परिवर्तन के लिए यानी चेंज ऑफ स्टेज के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे देखिए, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, यानी मिल्क कर्ड में बदल गया। तो यहाँ पे क्या भैया, अब बोलेंगे सर ये स्पीड कहाँ है, तो हर जगह स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है ना, अवस्था परिवर्तन के बारे में बात हो रही है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे। जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब इंग्लिश में दिया हुआ है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, रूप परिवर्तन हो रहा है हमारा। समझ पा रहे हैं बात को। अब इनटू का क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू, है ना। अब यहाँ देखिए, ड्रेस, जैसे बोलते हैं ना, वो लुंगी में है, वो पैंट में है, वो कोट में है। ड्रेस का बोध कराने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज इन वाइट शर्ट, मतलब वो वाइट शर्ट में था, मतलब ही वॉज इन वाइट शर्ट। ही वॉज इन धोती कुर्ता, ही वॉज इन लुंगी, ही वॉज इन पाजामा, वो पाजामा में था, मतलब वो पाजामा पहना हुआ था। ही वॉज इन वाइट शर्ट, कि वो व्हाइट शर्ट में था, मतलब वो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, ठीक है। सी इज इन ब्लू साड़ी, वो ब्लू साड़ी में है, मतलब वो ब्लू साड़ी पहनी हुई है। इस सिचुएशन में भी इनका यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखिए, अवस्था का बोध है, ध है, ठीक है, कराने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, ही इज इन ओल्ड एज, कि वो ओल्ड एज में है, अवस्था एक स्टेज को बताने के लिए भी वहां पे अवस्था परिवर्तन में था, या एक फिक्स अवस्था है, भाई वो ओल्ड एज में है। तो भाई ओल्ड एज क्या है, ये जो ओल्ड एज है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है ना, बल्कि क्या है हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है, यहाँ पे हमारा इनका प्रयोग किया गया, ठीक है।
आई वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम, कि मैं प्रॉब्लम में था। तो भाई प्रॉब्लम 1-2 सेकंड के लिए नहीं ना आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है 2 घंटा 4 घंटा 10 दिन 5 दिन वो प्रॉब्लम रुकता है, ठीक है। तो आई वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या हो गया, एक समस्या, वो प्रॉब्लम में था, मैं प्रॉब्लम में था। तो प्रॉब्लम भाई 1 सेकंड के लिए थोड़ी ना आया और चला गया, वो तो रुकता है ना, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसकी वजह से क्या लगाया हमारा, इनका यूज किया गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग समझते हैं एक प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। किसके बारे में समझते हैं हम लोग, ऑन के बारे में, ठीक है। ऑन को आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, पढ़, पढ़ और पढ़, है ना। तो हिंदी में सिर्फ याद कर लेने से नहीं होता है, अब ना यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ऑन का यूज क्या होता है, सबसे पहले समझिए। यहाँ एक इमेज में भी देख रहे होंगे आप, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में स्पर्श करता हुआ हो, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, एक लॉग है, लकड़ी रखा हुआ है, और यहाँ पे इसके ऊपर में हमने क्या कर दिया है ना, इस लकड़ी के ऊपर में हम यहाँ पे एक बर्तन रख देते हैं, समझ पा रहे हैं बात को। एक बर्तन को हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसको कहाँ रखे, ये टेबल है हमारा, सपोज ये हमारा क्या है भाई, ये टेबल है हमारा, ठीक है। तो इस टेबल के ऊपर में रख दिए, तो देखिए इस जग का जो सरफेस है और टेबल का सरफेस है वो क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है। इसके ऊपर रख रहे हैं, जैसे ये मेरा पाम है थैली, इसके ऊपर में मैं पेन रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेन का सरफेस और इसका सरफेस क्या हो रहा है, आपस में टच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द पेन इज ऑन माई हैंड, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑन माई हैंड। तो उसी वजह से यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, जैसे कि आपने इमेज में देखा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ऑन का यूज क्या है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच नहीं करता हो, स्पर्श नहीं करता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करती हो, लेकिन वो क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पढ़े होंगे सीधे एकदम हेड के ऊपर में, एडजेक्ट माथे के ऊपर में हो, है ना, तब फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन का नहीं बल्कि ओवर का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये शख्स है, इस शख्स के फैन, ये जो फैन है इसके जस्ट माथे के क्या है, सिर के ऊपर में अगर गिरेगा तो इसके माथे पे ही गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, स्पर्श नहीं करता हो लेकिन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऑन नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो ये क्या बोलेगा, द फैन, यहाँ पे बोला ना, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ये शख्स क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो फैन है, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, एडजेक्ट सिर के ऊपर में अगर गिरेगा तो उसके माथे पे चोट लग जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, देयर इज अ पिक्चर ओवर द डोर, है ना, कोई डोर बना हुआ है, यहाँ पे घर का दरवाजा है और यहाँ पे कोई एक तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, कोई क्या है, तस्वीर लगी हुई इस दरवाजे के पास, ठीक है। तो ओवर में ऊपर में है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए इसका पॉइंट ओवर के बाद, ओवर का एक यूज और क्या है, एक यूज और क्या है इसका, जब इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को क्लियर कीजिए तब समझ में आएगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर ना तो टच करता हो और ना ही सीधे ऊपर हो, है ना, लंबवत हो, तो ऐसी वस्तु में क्या हो, अगर वो तिरछी अवस्था में हो, किस हो, तिरछी अवस्था में हो, फिर हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। अगर यही फैन इसके हेड के ऊपर नहीं होकर के, अगर ये फैन यहां होता, ये फैन कहां होता, यहां होता, है ना, तो अगर ये फैन गिरता तो इसके सिर पे तो नहीं गिरता ना, ये अभी ये गिरेगा तो इसके सिर पे गिरेगा, ये गिरेगा तो इसके सिर पे नहीं गिरेगा, तो बल्कि इसके क्या है, तो तिरछी अवस्था में है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, फिर एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, एबव का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ओवर का यूज हो गया, द फैन इज मूविंग, हाँ ये तो वही रिपीट हो गया। अब यहाँ एक चीज और समझिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, एबव का नेक्स्ट यूज, एबव का जो नेक्स्ट यूज है उसको समझिए। एबव का प्रयोग ना लेवल बताने के लिए भी करते हैं, एक जो लेवल होता है ना उसको भी बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए, हिज इनकम इज एबव 5000, मतलब किसी का इनकम जो है वो 5000 से ज्यादा है, यानी लेवल, यानी लेवल बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव। एक तो एबव तो हाइट बताने के लिए यहाँ पे यूज किए, एक लेवल बताने के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए, अमरनाथ के बीच 18,000 फीट एबव सी लेवल, कि सी लेवल से क्या भाई वो है ना 18,000 फीट जो है वो ऊपर है। तो एक लेवल बताने के लिए भी हम लोग एबव का यूज करते हैं, समझ पा रहे हैं बात को।
अब यहाँ पे इसको देखिए, ऑन का प्रयोग, जहां से कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ऑन का प्रयोग नेम ऑफ द डे, ठीक है, या फिर डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑन का प्रयोग नेम ऑफ द डे या डेट के पहले किया जाता है। तो कोई भी दिन का नाम आएगा ना, उसके साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, इन का यूज नहीं, एट का यूज नहीं, ठीक है। इंडिया बिकेम फ्री, अब देखिए डेट है 15 अगस्त, तो इनके साथ भी किसका यूज किया गया, प्रीपोजिशन ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी डे, संडे, मंडे या फिर कोई डेट, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ फ्रेजल वर्ड है, जैसे देखिए ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे अगर आपको बोलना कि मेरे अंकल ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक वॉच गिफ्ट किया, तो कैसे बोलेंगे, माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच इन माई बर्थडे, नहीं बल्कि क्या, ऑन माई बर्थडे, ऑन द सेम डे, वी आर बोर्न ऑन द सेम डे, हम लोग एक ही दिन पैदा हुए, ऑन द सेम डे, है ना। कोई भी फेस्टिवल के नाम के साथ ऑन ईद, ठीक है, ऑन मैरिज, समझ रहे हैं बात को। टूर, ऑन टूर, कि हम लोग भाई टूर में हैं, वी आर ऑन टूर, ऑन जर्नी, ठीक है। ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड, डिमांड के साथ भी क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर होना, हड़ताल पर होना, ऑल द एम्प्लॉइज आर ऑन स्ट्राइक, ठीक है। अब देखो ऑन द फोन, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, समझ रहे बात को, मैं फोन पर बात कर। ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। जैसे देखिए बोल सकते हैं द मैनेजर इज ऑन लीव, कि मैनेजर छुट्टी पर है, छुट्टी में है। तो लीव के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन फायर, है ना, सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई घर है, ठीक है, ये समझिए कोई घर है। अब इस घर में क्या लग गई, आग लग गई इसमें, तो क्या बोलेंगे, ये घर आग में है, यानी मतलब घर में आग लग गई है। द हाउस इज ऑन फायर, क्या बोलेंगे इसको, द हाउस इज ऑन फायर, समझ पा रहे हैं बात को। ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर हूं, है ना। ऑन फूट, हाँ, अब यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन फूट मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं पैदल आ रहा हूं, तो पैदल का इंग्लिश क्या होगा भाई, तो पैदल कैसे चलते हैं हम लोग, पैर से ही चल सकते हैं, चलते हैं। तो क्या लिखे हैं, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। हाँ, अगर आप लिखे ही इज कमिंग ऑन फूट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैदल आ रहा है ना। ऑन फूट मतलब पैदल चलना, तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन क्या लगा, ऑन लगा हमारा। ऑन द रेडियो, आई हर्ड अ न्यूज, है ना, आई एम लिसनिंग न्यूज ऑन द रेडियो, है ना। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई लिव इन फर्स्ट फ्लोर नहीं, है ना, आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द वॉल, ऐसे कहीं पे वॉल है वहाँ पे लिखा कि दीवार पर ना लिखें, तो आप कैसे लिखिएगा, कैसे बोलिएगा इस चीज़ को इंग्लिश में, डोंट राइट ऑन वॉल, कि दीवार पर ना लिखें, ठीक है। ऑन ड्यूटी आपने सुना होगा, ऑन ड्यूटी ऑफिसर, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूं। तो याद रखिएगा ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। समझ पा रही है बात को। नेक्स्ट क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यातायात के साधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का थोड़ा सा है, समझिए। कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले अगर आर्टिकल या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, समझ रहे हैं बात को। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ रहे हैं ना, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गया, कार हो गया, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है यहाँ। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले कोई क्या लग गया है, आर्टिकल या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ रहे हैं ना, जैसे आई का माई हो गया, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, माई हो गया। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, शी का हर, ही का हीज, ये सब क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो और हाँ, तो उसके पहले ऑन का यूज होता है। जैसे देखिए आई के, मैं आया, ऑन माई कार, बाई माई कार नहीं लगाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इससे पहले क्या लगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लगेंगे, बाई का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे हम लोग, ऑन का यूज करेंगे। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा क्या, इन और विद इन। क्या लिखा हुआ है, इन और विद इन। समझिए क्या होता है, इन तो आप पढ़ते आ रहे हैं तभी से, निर्धारित, लेकिन एक्स का यूज और क्या है कि निर्धारित समय तक में पूरा होने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, और विद इन जो है निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, विद इन का प्रयोग करते हैं। अब इस बात को समझिए क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए आपको कोई आपके जो है कि कोई काम दिया गया, ठीक है, आप लोग दो टीम में हैं, समझिएगा, आप हैं
समझिए बात को, ये आप है, ठीक है, यू, और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आपके अंकल ने, ठीक है, दोनों को एक काम दिया कि भाई ये काम दिया गया है ना, तो क्या कहा, ये एक खेत है, एक फील्ड है कि भाई इसको क्या करना है, इस पे गड्ढा खोदना है, इस पे क्या करना है, गड्ढा खोदना है, और ये गड्ढा को कितने दिनों में, 10 डेज में, कितने दिनों में, टारगेट दे दिए गए 10 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब आपका जो आप जो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आई विल कंप्लीट इन 10 डेज। बहुत अच्छी बात कि मैं 10 डेज में कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा होशियार निकला और आपके अंकल को इंप्रेस करने के लिए वो क्या बोल रहा है, आई विल कंप्लीट, इन के जगह क्या लगाया उन्होंने, विद इन 10 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि आपका जो दोस्त है ना, विद इन 10 डेज, इसका मतलब हुआ 10 दिन के भीतर ही काम को समाप्त कर देगा। मतलब 10 दिन के बाद 11वें दिन जाने की काम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो 8 दिन में भी खत्म कर सकता है, 9 दिन में भी खत्म कर सकता है, 5 दिन में, 4 दिन में भी खत्म कर सकता है। मतलब वो इस 10 दिन को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आप जो बोले आई विल कंप्लीट इन 10 डेज, कि मैं 10 दिन में कंप्लीट करूंगा, कहीं ना कहीं यह पॉसिबिलिटी है कि 11वां दिन भी लग जाए। समझ रहे बात को। जैसे अगर कोई बोल रहा है आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका बाइक लेकर जा रहा है, अगर मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, अगर बोल रहा है कि आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स, तो कहीं ना कहीं इसको 15 मिनट भी लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर वो बोल रहा है आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स, इसका मतलब क्या, 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लगेगा। इसका मतलब यही है कि विद इन जो है समय से पूर्व ही, है ना, जो काम निर्धारित समय दिया गया उससे पहले ही अगर कंप्लीट करना हो तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, सॉरी विद इन का यूज करेंगे। समझ पा रहे बात को, इन और विद इन में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन, अमंग और अमंग्स। इसको समझिए, ठीक है। बिटवीन क्या होता है भाई, बिटवीन किसके लिए यूज किया गया है। देखिए अगर मैं कहूं अमंग बोले या बिटवीन बोले या अमंग्स्ट बोले, सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किसी के बीच में, है ना, किसी चीजों के बीच में ही यूज करते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कभी कभी 2 चीजों के बीच में करते हैं, 2 से ज्यादा चीजों के बीच में करते हैं। तो याद रखिएगा बिटवीन जो होता है ना वो 2 ही, बिटवीन का मतलब ही हो गया 2, ठीक है, बिटवीन का मतलब ही हो गया 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए। लेकिन अमंग का जो यूज करते हैं 2 व्यक्ति या वस्तु से अधिक के बीच में, 2 लोगों से, 2 चीज से अगर अधिक हो तो वहां हम अमंग का यूज करेंगे, और 2 चीज हो तो इसका मतलब वहां पे किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे, है ना, एग्जाम्पल को समझिए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, द मैंगोज, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आम तोड़ करके लाए, ठीक है। अब क्या, डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज हिम एंड मी, मतलब उसके और इसके बीच में। जैसे देखिए समझिए यहां पे ये इमेज है, ये छोटा बच्चा है और ये मदर है, ठीक है। ये कौन है भाई, मदर है। ये कौन है, इसका फादर है। और ये छोटा सा बच्चा सन है। अब एक हाथ इनका पकड़ा हुआ, एक हाथ इनका पकड़ा हुआ। तो अब ये जो बच्चा है, ये जो सन है, ये जो बेटा है, तो माँ, मदर और फादर के बीच में है। तो क्या बोलेंगे, द सन इज स्टैंडिंग, तो क्या बोलेंगे यहां पे, द सन इज स्टैंडिंग। अगर यहां पे लिख दें हम, अगर मैं यहां लिख दूं अमंग, ठीक है, इज नहीं लगाएंगे, मदर एंड फादर, तो क्या यह सेंटेंस होगा हमारा सही? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं सेंटेंस सही होगा हमारा? क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है ये 2 लोगों के बीच में खड़ा है। कितने लोगों के बीच में खड़ा? 2 लोगों के बीच में। कौन कौन है भाई? तो मदर है और फादर है। तो यहां पे अमंग का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। अगर यहीं पे इस साइड में इसके अंकल भी खड़े हों, कौन है? अंकल भी खड़े हों, इधर इसकी आंटी भी खड़े हो, और इधर इनका भाई भी खड़ा हो, समझ रहे बात को? सभी लोगों खड़ा हो, तब हम क्या बोलेंगे? अगर इसका पूरा फैमिली, अगर इस बच्चे की पूरा यहाँ पे पूरा फैमिली ही हो, इन पूरे फैमिली के बीच में हो, तब हम क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे बताइए? बिटवीन का यूज तो नहीं करेंगे। तब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं तो क्या बोल सकते हैं?
द, मान के चलिए सन का नाम राहुल रख देते हैं हम, क्या रख देते हैं, राहुल। तो क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल इज स्टैंडिंग अमंग हिज फैमिली। क्या लिखा है, अमंग हिज फैमिली। तो फैमिली में तो एक आदमी नहीं रहता भाई, 2 आदमी तो नहीं रहता है ना, ही है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो इनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अमंग का। अब अमंग का यूज करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है ये, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर एंड से जुड़ा हो तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। अब जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो, देखिए यहाँ पे क्या है, पे बिटवीन के साथ कौन है, हिम है और मी है। देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हिम भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में चला गया और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। अब अमंग 2 व्यक्तियों के बीच, हाँ अमंग हो जाएगा ना, अमंग तो 2 व्यक्ति से अधिक के बीच में यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक प्रिपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।